आइए अब आप लोगों के सामने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फिर से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लैग्रांजेस थ्योरम। हम लोग लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ेंगे, उसकी स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे, क्योंकि ये थ्योरम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत पूछी जाती है। तो आइए बिना समय स्टार्ट करे हुए करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो कोसेट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमें थ्योरम्स पढ़ने हैं, तो थ्योरम्स का हम लोग अलग अलग पार्ट बना रहे हैं, जहां पर हर एक थ्योरम्स का अलग अलग पार्ट बन रहा है। तो उसी तरीके से लैग्रांजेस थ्योरम है तो उसका भी अलग पार्ट बनेगा। तो आइए करते हैं बिना समय बर्बाद करोगे। स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजेस थ्योरम। आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और इसका प्रूफ भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। पहले स्टेटमेंट कि लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप of order n, let G be a group of order n such that order of G is equal to n। ऐसे आप लिख सकते हो, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरीके से एंड let H be a subgroup, let H be a subgroup of order m, let H be a subgroup of order m। तो आप इसको लिख सकते हो रिप्रेजेंटेड एज, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, तो रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ये इसका स्टेटमेंट था। तो थ्योरम ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता है देन ऑर्डर ऑफ g इज डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ h। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ग्रुप है और आपने उस ग्रुप का एक सब ग्रुप ले लिया, जहां पर उस सब ग्रुप का आपके पास ऑर्डर m है, सब ग्रुप का ऑर्डर m है, और जो आपके पास ग्रुप था उसका ऑर्डर n है। इसका मतलब वो OG इज इक्वल टू n बोल रहा है, जहां पर आपका ग्रुप जो था उसका ऑर्डर n है, और OH इज इक्वल टू m बोल रहा है, क्योंकि जो आपका सब ग्रुप था उसका ऑर्डर आपका m है। ये समझ आया? तो स्टेटमेंट ये कहती है कि जब आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा जहां पर मान लीजिए आपने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप का ऑर्डर था वो n था और सब ग्रुप का ऑर्डर m था, तो स्टेटमेंट ये कहेगा कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो डिविजिबल होगा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से। सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था n, तो वो डिविजिबल होगा किससे? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से, और सब ग्रुप का ऑर्डर क्या था? m। तो ये डिवाइड होकर आपको कोई ना कोई नेचुरल नंबर जरूर देगा। मैं कुछ भी मान सकता हूं तो वो नेचुरल नंबर जरूर देगा, डिवाइड होकर कोई ना कोई नेचुरल नंबर तो आपको जरूर देगा। ये इसका स्टेटमेंट है। ये समझ आया कि आपके पास मान लीजिए कोई सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा। ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि उस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर का मतलब। कुछ खास कंडीशन है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ऑर्डर पता होना चाहिए, कोसेट पता होना चाहिए, सब ग्रुप और ग्रुप, ये 4 टॉपिक पता होने चाहिए, तब आप लैग्रांजेस थ्योरम पढ़े। अदरवाइज आप उससे मत पढ़िए, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर तो रेक्टिफिकेशन वाली प्रोसेस आ जाएगी। तो जब आप ग्रुप के ऑर्डर का, जो भी ग्रुप का ऑर्डर है, मान लीजिए n ग्रुप का ऑर्डर है, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे सब ग्रुप के ऑर्डर से, तो सब ग्रुप का ऑर्डर जैसे मान लीजिए m है, तो जब आप n को डिवाइड करेंगे m से, तो आपको डिवाइड होकर कोई ना कोई नेचुरल नंबर देगा। ये समझ आया? आप इसी तरीकों से इस स्टेटमेंट को बोल सकते हो, और कि इफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप g या ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, order of subgroup of a group G, order of subgroup of a group G divides order of group, divides order of group, ऐसे बोल सकते हो। या फिर order of subgroup H of a group G divides order of group। ये आपको समझ आया? इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर जो भी होगा वो डिवाइड करेगा अपने ग्रुप वाले ऑर्डर को। ये समझ आया? या फिर इसी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो आपके पास ग्रुप का ऑर्डर है वो डिविजिबल होगा सब ग्रुप के ऑर्डर से। आप जैसा बोलना चाहे वैसा बोल सकते हो कि ग्रुप का ऑर्डर डिविजिबल होगा सब ग्रुप के ऑर्डर से, और सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। ये समझ आया? ये इसका स्टेटमेंट था। वो दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके से बोल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ इतना भी बोल सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजेस थ्योरम, तो भी आपको फिर ये स्टेटमेंट भी खुद लिखना पड़ेगा वहां पे। तो ये समझ आया? तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसका प्रूफ। आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप किसी चीज का प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि जब प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें सारी की सारी कंडीशन देनी पड़ती है कि हमने क्या लेट करा है, किसको किस तरीके से हैंडल करा है, कौन सा सेट हमारा क्या है, उस सेट के बारे में क्या खास बात है, मतलब पूरी की पूरी आपको रामायण लिखनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो हम सब चीज बताएंगे कि जी क्या है, एच क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, हमें सारी की सारी कंडीशन लेनी पड़ेगी। ये आपको समझ आया? तो चलिए लिखते हैं इसको। लेट GBA ग्रुप ऑफ ऑर्डर G, then it is represented as, then it is, yeah, it can be represented as, then it can be represented, then it can be represented as order of G is equal to n। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, and let H be a subgroup of order n मान लीजिए, उसको आप ऑर्डर m मान लीजिए सब ग्रुप को, तो आप ऑर्डर m मान लीजिए। then it is represented as, then it is represented as ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M। तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो डिविजिबल होगा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से। इसका मतलब आपने ऑर्डर ऑफ ग्रुप का कोई एक नंबर मान लिया n और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप का कोई एक नंबर मान लिया m। ये तो सिंपल सी कंडीशन थी। अच्छा, एक चीज और, जब हम इस प्रूफ को करेंगे तो हमें स्पेस की पड़ेगी जरूरत। तो स्पेस की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पोर्शन को बार बार रफ करूंगा। तो इसके लिए अब मेरे को ये ऊपर वाला पोर्शन रफ करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे तो फिर तो अच्छी बात है, वरना आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। ऊपर वाला करते हैं। ध्यान से देखिए, इसके बाद जब आपके पास H एक सब ग्रुप है तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर बिलोंग करेंगे। अब जैसे आपके पास H सब ग्रुप है, G एक ग्रुप है, तो उसके पास तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा ना। तो मान लिया हमने पास जो हमारा H सब ग्रुप है उसके पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, H1, H2, H3, ऐसे करते 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 मान लिया हमने HM तक है। अब HM तक क्यों माना, उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि जो सब ग्रुप है वो ऑर्डर M का है। सब ग्रुप ऑर्डर M का एलिमेंट है, मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट M है, इसलिए हमने H1, H2, H3 ऐसे करते करते HM तक माना क्योंकि उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट M है। ये समझ आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों को कोसेट की जरूरत पड़ेगी। जब हम इसका प्रूफ कर रहे होंगे तो आपको कोसेट पता होना चाहिए। और जब यहाँ पर कोसेट करेंगे तो कोसेट में हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे उसका लेफ्ट कोसेट ले लें या फिर चाहे उसका राइट कोसेट ले लें। हम चाहे जिस तरीके से कर ले उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लेफ्ट कोसेट ले लेंगे और उसके बाद भी एक कंडीशन आती है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला केस लें कि एडिशन वाला लें। तो मान लीजिए हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन से करवाएंगे, आप लोग चाहे तो उसको उसी सेम मेथड से एडिशन से कर सकते हैं। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा मैसेज, हम उसको एडिशन वाले प्रोसेस से भी बना देंगे। ये आपको समझ आया? लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट कोसेट के मेथड से करेंगे और लेफ्ट कोसेट के मेथड से भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेंगे। क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए करते हैं इसको लेफ्ट कोसेट के मेथड से, जहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेंगे। देन लेफ्ट कोसेट ऑफ सबग्रुप इज, सबग्रुप आपका बन जाएगा। अब आपको पता है लेफ्ट कोसेट कब बनेगा, जब आप ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट की सब ग्रुप के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस चल रहा है तो तभी आपका कोसेट बनेगा। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट कोसेट बनेगा, राइट से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट कोसेट बनेगा। हमने क्या बोला, दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो, हमने क्या कहा कि ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे सब ग्रुप के सभी एलिमेंट में तो रिजल्ट आपका कोसेट बनेगा। अगर आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट कोसेट बनेगा, अगर आप राइट से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट कोसेट बनेगा। इतना तो समझ आया? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोग लेफ्ट कोसेट ले रहे हैं और ग्रुप का एक एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, तो कोसेट आपका बनेगा AH, क्योंकि आप इसमें H में लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां भी इसके सारे के सारे एलिमेंट में आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा AH1, यहां पर आ जाएगा AH2, यहां पर आ जाएगा AH3, ऐसे करते करते टोटल आ जाएगा AHM तक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ये समझ आया?
अब जब यहां तक आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये लेफ्ट कोसेट निकाल दिया, तो हमारे लिए यहां पर सबसे जरूरी चीज प्रूफ करने के लिए ये आएगा कि सब ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं ये सब ग्रुप का मतलब क्या है, एक सेट ही तो है, और सेट के अंदर तो जब आपने मल्टीप्लाई करी है किसी भी एलिमेंट की, तो हम आपने कोसेट में भी देखा था कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे केस आ रहे थे, आप समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कोसेट में आपने देखा था ऐसे केस आ रहे थे जहां पर एलिमेंट रिपीट हो रहे थे, तो उन एलिमेंट रिपीट होने को तो हम लोग एक बार लिखते हैं, ये आपको समझ आया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके पास अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं या फिर इसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर तो दिक्कत कोई नहीं है, यहां पर तो सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तभी तो उसका ऑर्डर एच जो होगा वो उसका ऑर्डर एम कहलाएगा। अगर कोई भी दो एलिमेंट बराबर हो गए तो फिर तो m से कम एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर तो m है, उसके अंदर टोटल नंबर तो m होने चाहिए। तो यहाँ पे तो कंडीशन क्लियर है कि सारे के सारे एलिमेंट अलग हैं और उनका ऑर्डर भी m है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m रखे हैं। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है कि जब हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई करा तो हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ सकती है, सॉरी, तो हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ सकती है जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है वो सेम टू सेम एलिमेंट रखा हुआ है, मतलब आपने जब मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट में आपको सेम टू सेम एलिमेंट तो नहीं मिल जा रहा, क्योंकि कोसेट में हम लोग इस चीज को खासकर देख रहे थे कि जब उस चीज की मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें सेम एलिमेंट मिल रहा था, जहां पर हम लोगों ने उसको सिर्फ एक टाइम लिखा था, अनदर टाइम नहीं लिखा था। ये आपको समझ आया? तो ये जो था कोसेट का था। तो हमें अभी तो ये देखना है कि क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है या फिर एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो उसके लिए काम करते हैं, जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग लेट कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। लेट देयर इज सम एलिमेंट, लेट देयर इज सम, सॉरी, लेट देयर इज सम एलिमेंट विच इज रिपीटिंग। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर हो सकता है AH2 वाला AH4 से रिपीट हो जाए, या AH3 वाला AHM से रिपीट हो जाए, या AH1 वाला AH7 से रिपीट हो जाए, या AH1 वाला AH6 से रिपीट हो जाए। हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिपीट होगा। 2 एलिमेंट रिपीट हो सकता है, 3 एलिमेंट रिपीट हो सकता है, 4 एलिमेंट रिपीट हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। तो हम लोग एक जनरल केस बना लेंगे। हम लोग ये मान लेंगे कि जो AHI है वो बराबर होगा AHJ के। ये आपको समझ आया? जहां पर I और J आपका कोई भी नंबर हो सकता है, इसका मतलब I और J बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और I और J दोनों के दोनों हमेशा अलग होंगे, क्योंकि अगर ये सेम टू सेम हो गया तो सेम टू सेम होने का मतलब दोनों एलिमेंट तो बराबर है, तो बराबर होने को तो फिर आप एक ही बार लिखेंगे ना। ये समझ आया? तो हमने मान लिया कि दोनों एलिमेंट जो थे वो अलग अलग थे, जहां पर I और J आपस में बराबर नहीं है। अगर I और J बराबर होगा तो AHI बराबर आ जाएगा AHI के, तो फिर आप क्या देख रहे हो, तो सेम टू सेम एक ही एलिमेंट आ गया। और एक एलिमेंट को कैसे पता लगाओगे दूसरे से कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये समझ आया? अब जैसे ध्यान से देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर AHI बराबर हो रहा होगा AHJ के, तो ये नीचे वाला रफ करना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट या फिर लिख तो रहे ना, चलिए ठीक है, तो यहाँ नीचे वाला रफ करते हैं। सॉरी देखिए, अब जब यहाँ पर आपने AHI इज इक्वल टू AHJ ले लिया, तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा HI इज इक्वल टू HJ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा HI इज इक्वल टू HJ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, बड़ा तेज आंधी आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, HI इज इक्वल टू HJ आ जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, जब आपके पास HI इज इक्वल टू HJ वाला केस आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट या फिर 3 एलिमेंट आपस में रिपीट हो रहे होंगे। और जब कोई भी 2 एलिमेंट या फिर 3 एलिमेंट आपस में रिपीट हो रहे होंगे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m से कम होंगे, क्योंकि जब कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो उनको तो सेट के अंदर एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। और जब सेट के अंदर वो एलिमेंट बार बार नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब साफ साफ बात यह है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने का मतलब उन्हें एक बार नहीं लिखा जाएगा। तो जब 2 मतलब अलग अलग 2 बार 3 बार नहीं लिखा जाएगा, उन्हें तो एक बार ही लिखा जाएगा। तो एक बार लिखा होने का मतलब टोटल नंबर m से कम ही होंगे, m से ज्यादा नहीं हो सकते। ये आपको समझ आया? इसका मतलब आप यहां से ये कहना चाह रहे हो, we can say that order of H
इज लेस देन m, जो ऑर्डर ऑफ h होगा वो m से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट तो रिपीट हो गए, मतलब कुछ एलिमेंट सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम होने के लिए उन्हें अलग अलग तो लिख नहीं सकते, उन्हें तो एक ही बार लिखोगे, तो एक ही बार लिखने होने का मतलब टोटल नंबर m से तो कम हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कि ऑर्डर ऑफ h जो था वो m से छोटा होगा। अब वो चाहे कितना भी छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन m से छोटा होगा। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आ गई कि ऑर्डर ऑफ h जो m से छोटा होगा, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो कंडीशन हमारे पास गलत आ गई कि ऑर्डर ऑफ h जो है वो तो m से छोटा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखा था या फिर जो हमने यहाँ पर आपको प्रूफ लिखवाया था, वहां पर देखिए जाके कि हमने लिखा था ऑर्डर ऑफ h m के बराबर है। यहाँ पर भी देखिए कि ऑर्डर ऑफ h जो था वो m के बराबर है, और यहाँ पर केस आ गया ऑर्डर ऑफ h m से छोटा है, मतलब ये वाला केस तो गलत है कि ऑर्डर ऑफ h m से तो छोटा होगा नहीं, क्योंकि हम तो ये मान के चले हैं ना कि ऑर्डर ऑफ h m के बराबर है। ये तो उसने हमें बोला भी हुआ है सामने से, स्टेटमेंट जब वो बोल रहा था तो उसने हमें बताया था कि ऑर्डर ऑफ g n के बराबर है और ऑर्डर ऑफ h m के बराबर है, जिसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स है। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ पर साफ साफ एक बात कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ h है वो पक्का m के बराबर ही है। ये समझ आया? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ h से, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। इसलिए हमने यहाँ पर ये साफ साफ कह दिया कि जो इसके पास ये कोसेट था उसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो m ही है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब जो इसका कोसेट था उसके पास भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m ही है। ये आपको समझ आया? तो आपने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ h जो था वो आपका m के बराबर आ गया। सो इट इज क्लियर दैट ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m, जो आपका ऑर्डर ऑफ h है वो तो m के बराबर ही है। ये आपको समझ आया? अब हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा और आगे, तो उसके लिए हम लोगों को रफ करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको चलिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है। अब आप ध्यान से देखिए कि जब आप क्या करेंगे, ये तो एक एलिमेंट आपने a से मल्टीप्लाई करा है, अभी तो ऐसे पता नहीं आपके पास कितने एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ग्रुप में तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n होंगे, तो आप उन सारे के सारे n एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे सब ग्रुप h में। ये आप समझ रहे हो? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बात आ गई है कि जब आप ग्रुप के सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे, तो सभी के सभी एलिमेंट की सब ग्रुप में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कंडीशन ये आएगी कि हो सकता है कुछ एलिमेंट आपके पास रिपीट हो जाए, मतलब कुछ सेट वही सेम टू सेम आ जाए, और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे सेट अलग आ जाए। आप इस चीज को कोसेट में देख भी रहे थे कि जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ग्रुप के एलिमेंट की, तो हमारे पास कुछ सेट तो सेम टू सेम आ रहे थे, लेकिन कुछ सेट अलग अलग आ रहे थे, हमारे पास वो वाली कंडीशन आ रही थी। ये आपको समझ आया? तो मान लीजिए कि आपके पास जो फाइनली सारे के सारे सेट आए थे, जो ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे उसमें से कुछ एलिमेंट, मतलब कुछ सेट सेम हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए जब आपने ग्रुप का एलिमेंट a1 की मल्टीप्लाई करी तो आपको a1h मिल गया, फिर आपने a2 की मल्टीप्लाई करी तो आपको a2h मिल गया, फिर आपने a3 की मल्टीप्लाई करी तो आपको a3h मिल गया, इसी तरीके से आपने सब में मल्टीप्लाई करी तो आपको यहाँ पर ak मिलेगा। ये समझ आया? ये akh मिलेगा। कोई दिक्कत है? ये a1h मिल गया, ये a2h मिल गया, ये a3h मिल गया, इसी तरीके से करते करते आपको akh मिलेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ग्रुप के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी है। अब ग्रुप में तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n थे, लेकिन मैंने यहाँ पर k इसलिए लिया है क्योंकि कुछ एलिमेंट हो सकता है रिपीटिशन में आ रहे हो और कुछ एलिमेंट हो सकता है रिपीटिशन में ना आ रहे हो, तो मैं यहाँ पर k कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि k जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा m से, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है बराबर हो जाए, वो वाला केस भी हमने ले लिया, हो सकता है छोटा हो जाए, वो वाला केस भी हमने ले लिया। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। उसके बाद ऊपर वाला पोर्शन अब करेंगे हम रफ, ये वाला पोर्शन रफ करेंगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर लिख रहे हैं? चलिए ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन रफ करेंगे। मान लीजिए हम लोग इतना रफ कर देते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट, छोटा सा काम और है, एक सेकंड बस आप वेट करिए प्लीज। हाँ ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ये मान लीजिए ये अलग अलग जो है वो हमारे पास सब ग्रुप आए हैं, ये हमारे पास a1h, a2h, a3h ऐसे करते करते a के h तक हमारे पास अलग अलग सब ग्रुप आए हैं।
तो आप जानते हैं कि ये सॉरी कोसेट आए हैं, कोसेट आए हैं, ये A1H A2H A3H ऐसे करते करते ये सारे कोसेट आए हैं। तो आप जानते हैं कि जब इन कोसेट का आप यूनियन लेंगे, कोसेट में पढ़ा था हम लोगों ने कि जब आप इन कोसेट का यूनियन लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा, और जब आप इन कोसेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि G इज इक्वल टू A1H लिख सकते हो यूनियन A2H लिख सकते हो यूनियन A3H लिख सकते हो यूनियन, ऐसे करते करते फाइनली AKH तक लिख सकते हो। यहां पर AKH तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और यहां पर कॉमा लगा के लिख दीजिए एंड, मतलब एंड लगा के लिख दीजिए यहां पर, या यहां लिख, मान लीजिए यहां लिख दे रहे हैं हम लोग एंड AIH इंटरसेक्शन JH आपको 5 मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी भी दो के साइड के बीच में, दो कोसेट के बीच में जब इंटरसेक्शन ढूंढने जाओगे तो आपको 5 मिलेगा। लेकिन जब आप सारे के सारे कोसेट का यूनियन ले लोगे तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। ये समझ आया। अब यहां पर हम लोगों का काम मेन ऑर्डर पे था, क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर चेक करना था कि वो उससे डिवाइड हो रहा है, उसका ऑर्डर ये है, उसका ऑर्डर ये है। तो हम लोग यहाँ पे सबका ऑर्डर निकालेंगे। अब सबका ऑर्डर देखिए कैसे निकलेगा। आप जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जी था, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ A1H पे काम करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि जब आप A1H पे काम करेंगे, मतलब आप H की मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, जैसे मान लीजिए ऑर्डर ऑफ A1H जो होगा वो तो M होगा, तो फाइनली लिख सकते हो। चलिए पहले लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ G, फिर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A1H, फिर यहाँ पर प्लस का, क्योंकि यूनियन है तो प्लस वाला चलेगा ना, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A2H, फिर यहाँ पर प्लस का ऑर्डर ऑफ A3H, उसी तरीके से फाइनली प्लस डॉट 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 आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ AKH, आप इस तरीके से कह सकते हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप जानते हो कि जो ऑर्डर ऑफ G था वो n के बराबर था, ये उसने गिवन था, और ऑर्डर ऑफ H तो m के बराबर है। आप तो उसमें किसी भी एलिमेंट a से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये रहा, हमने लिखा भी था यहाँ पे, ये रहा कि जब आप उसमें किसी भी एलिमेंट a से मल्टीप्लाई कर दो, a चाहे A1 हो, a चाहे A2 हो, a चाहे A3 हो, a चाहे A4 हो, a चाहे AK हो, तो आपका वो ऑर्डर तो m के बराबर ही था, वो तो ऑर्डर आपका m के बराबर ही था। मतलब यहां से ये m आ जाएगा, ये m आ जाएगा, ऐसे करते ये भी m आ जाएगा, और करते करते ये भी m आएगा। तो कितनी बार आया है ये A1 A2 A3 ऐसे करते करते एक k तक है, इसका मतलब k बार आया है। तो आप लिख सकते हैं ये k टाइम्स आया है, क्योंकि आपके पास a तो टोटल k टाइम्स है ना। ये समझ आया। अब थोड़ा सा और रफ करेंगे। अच्छा नीचे का पूरा कर दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, चलिए कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास आ गया, तो इसको लिख सकते हो n इज इक्वल टू m के, क्यों? क्योंकि आपने m को टोटल k टाइम्स ऐड करा है, तो फाइनली आप n इज इक्वल टू m के लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और यहां से आप एक बात कह सकते हो कि जब m इसके डिवाइड में आ जाएगा तो n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू आपको k देगा। मतलब जब n m से डिवाइड हो रहा है तो आपको रिजल्ट k मिल रहा है। ये समझ आया। और n क्या था? n तो ऑर्डर ऑफ G था, मतलब ग्रुप का ऑर्डर था, और m क्या था? m तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप था, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर था। ये आपको समझ आया? क्योंकि n आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप था और m आपका ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप था, तो वो उससे डिवाइड होकर आपको k दे रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये A1 A2 A3 ऐसे करते करते AK तक जा रहे हो, मतलब वो एलिमेंट नेचुरल नंबर वाइज जा रहे हो, तो K आपके पास क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो आप लिख सकते हो K बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड होकर आपको कोई ना कोई नेचुरल नंबर दे रहा है। तो आप फाइनली ये स्टेटमेंट कह सकते हो, सो ऑर्डर ऑफ G इज डिविजिबल बाय ऑर्डर ऑफ H। और यहां से एक स्टेटमेंट ये भी कह सकते हो, एंड ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स, क्योंकि वो डिवाइड कर दे रहा है ऑर्डर ऑफ G को, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। एक आदमी को दो नाम से भी बुला सकते हो, तो वही लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो डिविजिबल है ऑर्डर ऑफ H से, और ऐसा भी कह सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। तो ये आपका लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ था। हम इसका एक बार समरी दे देते हैं आपको, हमने क्या करा। देखिए हम लोगों ने ये माना कि जो हमारे पास ग्रुप है उसका ऑर्डर इस समय n है, और जो हमारे पास सब ग्रुप है उसका ऑर्डर इस समय m है। ये समझ आया। फिर आप कॉपी ले लीजिए, उसमें जो हमने लिखा उसको चेक करते रहिए। फिर हमने ये लिखा था कि जो सब ग्रुप थे उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट H1 H2 ऐसे करते करते Hm था। इसका मतलब इसके पास टोटल ऑर्डर जो है वो m है। लेकिन हमारे मन में डाउट था कि हो सकता है ऑर्डर जो है वो m से कम आ जाए, तब क्या होगा। तो उसको चेक करने के लिए हमने ये कर लिया कि किसी भी दो एलिमेंट को आपस में बराबर करा, मतलब हमने AHI इज इक्वल टू AHJ करा।
फिर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिला था एच, आप कॉपी में चेक कर रहे हो ना, हमें रिजल्ट मिला था एच आई इज इक्वल टू एच जे। इसका मतलब दो एलिमेंट आपस में बराबर है, तो दो एलिमेंट आपस में बराबर है, तो यहां से एक कंडीशन आ गई कि उस सब ग्रुप के अंदर, जो कोसेट का सब ग्रुप था उसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एक्स, मतलब जो सब ग्रुप का ऑर्डर था वो एम से कम आ गया। लेकिन ये बात गलत आ गई थी, क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू में ही मान के चल रहे थे सब ग्रुप का ऑर्डर आपका एम है। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली बात ये आ गई थी कि जब वो बात गलत आ गई कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एम से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब वो एम के बराबर है, और बड़ा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब फाइनली ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप आपका कोसेट एम के बराबर आ गया था। ये आपको समझ आया? फिर उसके बाद चलिए आप लोगों को समझाते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप m के बराबर आ गया था, तो फिर हम लोग ये चेक कर रहे थे यहाँ पे कि मतलब जितने भी हमारे पास कोसेट आए थे अलग अलग a1h a2h ऐसे करते करते a तक हमने इसलिए लिया था क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ग्रुप के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं सब ग्रुप में, तो हमारे पास रिजल्ट सेम टू सेम भी आ सकता है और हमारे पास जो रिजल्ट है वो अलग अलग भी आ सकता है। हम यहाँ पर रिजल्ट का मतलब सेट की बात कर रहे हैं, हमारे पास सेम टू सेम सेट भी आ सकता है, हमारे पास अलग अलग सेट भी आ सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ से एक बात मान ली थी कि जो हमने यहाँ पर टोटल एलिमेंट के मान के चल रहे हैं, और हमने यहाँ लिखा था कि k लेस देन इक्वल टू m है, इसका मतलब k m के बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और k m से छोटा भी हो सकता है। ये समझ आया? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन है कि सारे के सारे सेट अलग अलग आ जाए, तो हमने k बराबर m मान लिया था, सारे के सारे सेट छोटे आ जाए तो हमने k इज इक्वल टू m मान लिया था, k लेस देन m मान लिया था। ये आपको समझ आया? फिर हमने क्या करा कि हम इस चीज को जानते हैं और कोसेट में पढ़कर भी आए हैं, वहां पर हम लोग बार बार आपको पॉइंट नोट करवा रहे थे कि जो आप जितने भी अलग अलग आपके पास कोसेट आए हैं, अगर आप उन सारे के सारे कोसेट का पूरा यूनियन ले लें, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ले लें, तो रिजल्ट आपको ग्रुप मिल जाएगा। ये समझ आया? लेकिन जब आप उनका इंटरसेक्शन लेने बैठोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नल सेट मिल जाएगा, जिसे फाई बोलते हैं, वॉइड सेट। तो जब आपने उन पूरे के पूरे सेट का यूनियन लिया तो आपको ग्रुप मिल रहा था, और आप जानते हैं कि जो ग्रुप का ऑर्डर था वो n था और h का ऑर्डर m था, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पर हम लोगों ने जब उसको प्रूफ करा था कि ऑर्डर ऑफ h m आया था, इसका मतलब आप h में a1 की मल्टीप्लाई करो, h में a2 की करो, h में a3 की करो, ऐसे करते करते h में a की मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट आपको m ही मिल रहा था उसका ऑर्डर। तो जब आपको उसका ऑर्डर m मिल रहा था तो यहाँ से फाइनली कह सकते हो कि आपने m को टोटल k टाइम्स ऐड करा। क्यों? क्योंकि आपने a1 a2 a3 ऐसे करते करते ak तक मल्टीप्लाई करी है, इसका मतलब आप m को टोटल k टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो आपके पास आ गया n इज इक्वल टू m इंटू k, और आप m यहां से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा n डिविजिबल बाय m इज इक्वल टू k। इसका मतलब n का मतलब क्या था? ऑर्डर ऑफ g, और m का मतलब क्या था? ऑर्डर ऑफ h। तो ये से डिवाइड होकर आपको k दे रहा है, जहां पर k बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। सिंपल सा कंसेप्ट था। सबसे खास बात आपको समझ आ गया, हर एक पॉइंट का मतलब समझ आया, तो एक बार कॉपी पेंसिल लेकर खुद करिए और एक बार ट्राई करिए, बिना ट्राई करे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लॉजिक है, खासकर क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हो, जो कि मामूली बात नहीं है। मैथ के उसका सबसे हार्ड डिपार्टमेंट है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अगर आप करें तो। वैसे बाकी जिसको आ जाता है उसके लिए तो सबसे ईजी है, जैसे मुझे ये आता है तो मेरे लिए ईजी है, लेकिन अभी नहीं आता तो हार्ड है, तो उसके लिए एक बार खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे। ऐसी हर एक थ्योरम की अलग अलग वीडियो बन रही है, तो ठीक है, बाय, करिए ट्राई।